अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी और जो है वो यकीनन स्क्रीन भी जो है वो शेयर हो रही होगी। ठीक है, थैंक यू, आ रही है। अच्छा जी, मैंने लास्ट क्लास में आपको जो है वो वेरिएशंस का टॉपिक समझाया था। ठीक है, अब आज जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्राफ। ठीक है, आज आपने जो है वो ग्राफ का बेसिकली सीन पढ़ना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो बेसिकली देखें, ये हमारा है कीपा। ठीक है, जो कीपा की क्रोम एक्सटेंशन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम कर रही होती है। अब इसमें बेसिकली कौन कौन से ऑप्शन है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, हमें बेसिकली सबसे पहले ना ये चीज़ जाननी है और ये चीज़ समझनी है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने नाइन के अंदर जब फिजिक्स ली होगी, या मैट्रिक में गालिबा शायद फिजिक्स होती है। ठीक है, तो उसमें आपने जो है वो एक पेपर आता था ना, वो ग्रीन कलर का, इसमें छोटे छोटे डब्बे बने हुए होते थे, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, इसको ग्राफ कहते थे। ठीक है, ग्राफ पेपर जो आता था उसमें बेसिकली आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, वो बेसिकली आज आपके यहाँ पे काम में आएगा। यहाँ पे जो है वो प्राइजेस लिखी हुए हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है, देखें 80 70 60, ये प्राइजेस लिखी हुए हैं, और उसके अलावा नीचे जो है वो डेट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, आप एक उस पर जाके जो है पॉइंट पे जाके आप डेट और प्राइस दोनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ये बेसिकली इस तरीके से ना ये ग्राफ जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली कलर्स का सारा गेम है। ठीक है, ये जो पिंक कलर है, ये बाय बॉक्स यानी कि थर्ड पार्टी मेरे और आपके जैसे सेलर्स हैं कि उन्होंने किस तरह सेल उठाई है। ये अमेज़ॉन का कलर है। ठीक है, येलो कलर, कि अमेज़ॉन कब कब कितनी कितनी सेल्स करता रहा है। बाकी जो ऑप्शन है ना आपके लिए काम के, सिर्फ ये दो ऑप्शन ही है, बाय बॉक्स और अमेज़ॉन। बाकी जो न्यू है या आपके किसी काम का नहीं है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। लाइटनिंग डील्स, इस प्रोडक्ट पे कब कब डील्स लगी हैं ये आपको जानना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसको बंद कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद एफ बी ए और एफ बी एम पे हम जानने नहीं चाहते क्या सीन है, हमें एफ बी ए का ही काम है, तो इसलिए हम बाय बॉक्स और अमेज़ॉन पे ही ध्यान रखेंगे। बाकी जो नीचे यहाँ पे आ रही है रेंज, ठीक है, नीचे जो है वो रेंज आ रही है। ठीक है, तो ये एक मंथ का डेटा आपको इसमें दिखाएगा, 3 महीने का डेटा दिखाएगा, 1 साल का दिखाएगा, और ओवरऑल ऑल के अंदर जाके ये वो डेटा दिखाएगा कि आपने टोटल जब से जो है ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है उस वक्त से लेकर आज तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, हमें गालिबा अमेज़ॉन के लिए जो है ना सिर्फ 3 महीने का ग्राफ देखना होता है कि 3 महीने में जो है वो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। ठीक है, उसको देखते हुए हम डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर दी अच्छे उसके लिए, ठीक है, आपको जो है वो ये भी जानना चाहिए कि ओवरऑल उसकी जो है वो पोजीशन, ये परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चले। लेकिन कंसीडर से वो आप लास्ट 3 मंथ्स को करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 3 मंथ्स के डेटा पे जाते हैं हमेशा। 90 डेज का डेटा हमारे लिए काम का होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली 3 मंथ्स की। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले मैं जाऊँगा बाय बॉक्स पे। ठीक है, बाय बॉक्स का मतलब ये थर्ड पार्टी सेलर्स ने किस तरह इस पे सेल की है और किस तरह से बोली है। अब देखें, अगर मैं देखूँ कि 3 महीने बेसिकली मई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मई में जो है ये प्रोडक्ट आपकी कोई 35.94, अच्छा ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे मेरा कर्सर है, कर्सर के साथ ही जो छोटे से बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ आ रहा है बाय बॉक्स, और नीचे लिखा हुआ है प्राइस 35.94। ठीक है, ये वो प्राइस है जिस पे प्रोडक्ट बिका है, थर्ड पार्टी सेलर्स को सेल आई है। ठीक है, ये वो प्राइस है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं यहाँ से देखता हुआ जाऊँ, नीचे देखें टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप एक ये जगह नोट करें और एक ये वाली जगह, इस जगह जो लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें अभी फ्राइडे मई 1, मतलब 1 मई, और 13:58 का मतलब है कि 1:58 पे जो सेल जो गिरी थी वो इस प्राइस पे गिरी थी। ठीक है, यानी कि सेल आई थी वो 35.94 की आई थी। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये एक्सटेंशन है, फ्री वाली है। अगर आप पेड कीपा लेते हैं तो पेड कीपा में यहाँ पे सेलर का नाम भी लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता पेड कीपा को। बाकी अगर कोई बंदा अपने पैसे लगा के पेड कीपा लेना चाहे तो वो ले ले, लेने के बाद यहाँ पे सेलर का नाम भी लिखा हुआ आएगा उसमें, लेकिन वो पेड वर्जन में होता है, वो फ्री में नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना, तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे, यार ये यहाँ से बिकता हुआ आया है। ठीक है, और ये बिकते बिकते 35.94 पे इसकी प्राइसिंग जा रही है। उसके बाद इस पॉइंट पे आके ना प्राइसिंग इसकी गिरी है। ठीक है, अब वो गिरी कितनी है ये देखें, ज़रा सा सिर्फ 1 सेकंड का मार है, ये गिरी है ना। अब मैं चाह रहा हूँ उसको देखना कि यार ये कितनी देर के लिए गिरी है। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे इस कर्सर को मैं क्लिक करूँगा, मैंने भी माउस का बटन दबाया हुआ है, और मैं इसको आगे लेके जाऊँगा ताकि मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर सकूँ, और मार्क करने के बाद फिर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये इतना जूम इन हो जाएगा। जब ये जूम होगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई इसकी प्राइसिंग गिरी है, जो कि
2694 की आई है और प्राइसिंग गिरने की वजह से फिर ऑर्डर ही नहीं आया है। ठीक है। अब ये बड़ी एक स्ट्रेंज बात है कि यार प्राइसिंग गिरी भी है और ऑर्डर भी नहीं आया, ये क्या मजा आ गया। फिर वापसी जब प्राइसिंग अपनी जगह पर गई है फिर सेल आना शुरू हो गई। देखें ये जो लाइन जो यहाँ पे ब्रेक हुई है ना इतने पार्ट के लिए, ये देखें ये जो इतने टाइम के लिए जो लाइन जो ब्रेक हो गई है आपकी, ये जो यानी कि कोई 12 बजे से लेके, देखें ये देखें टाइम लिखा हुआ आ रहा है 12:18 से लेकर और करीबन कोई 21 यानी कि रात के 9 बजे तक, यानी कि सुबह 12 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई सेल नहीं गिरी है। तो अब हैरानगी की बात यह है कि एक तो हमने प्राइस गिराई, ठीक है, और प्राइस गिराने के बाद सेल क्यों नहीं आ रही। अब ये एक बड़ा एक स्ट्रेंज सवाल है। ये 12 बजे से लेके 9 बजे तक इसकी सेल ही नहीं आई है। अब ये बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है। ठीक है, आप लोग के भी यकीनन दिमाग में ये सवाल हो रहा हो कि भाई प्राइस गिरने की वजह से, और प्राइस भी कोई छोटी मोटी तो नहीं गिरी, मतलब आप ये देखें हैं कि एक चीज़ जो है वो 3594 यानी कि $36 की सेल हो रही है और अब ये जो है वो उसकी प्राइस गिर के कोई, मतलब कि कोई $9 कम हो चुकी है 36 से, यानी कि 2694 $9 प्राइसिंग कम हो चुकी है और जो है वो सेल आना बंद हो गई। मतलब ये भी नहीं है कि कभी कभार आई हो, थोड़ी बहुत आई हो, बिल्कुल लाइन है ही नहीं बीच में। मतलब ये देखें 9 घंटे तक सेल ही नहीं है, उससे पहले सेल प्रॉपर आ रही है फिर सेल ही नहीं आ रही। अब ये यहाँ पे हुआ गया है भाई, बेसिकली ब्रांड ने आईपी मारी है। आईपी कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ठीक है, मतलब ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये आप प्रोडक्ट देखो ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपने प्राइसिंग गिराई, जिसने भी गिराई होगी, ठीक है, जिसने जिस भी सेलर ने प्राइसिंग गिराई होगी, ठीक है, उसने प्राइसिंग गिराई सेल लेने के लिए। अब आपका ये भी सवाल होगा यार उसने प्राइसिंग क्यों गिराई, पागल हो गया था क्या। भाई पागल कोई भी नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैं आपको अभी सारी बातें क्लियर करूंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। जितने आपके सवाल दिमाग में आ रहे हैं प्लीज़ उसको एक पेपर पे नोट डाउन करते जाएं। अभी हाथों हाथ जवाब मैं दे रहा हूँ, उसमें जवाब क्लियर हुए तो ठीक है, वरना क्लास के बाद पूछ लेगा, क्लास के बाद भी समझा दूंगा। ठीक है, मतलब जो आपका Q&A सेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली सीन ये है कि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांड ने जो है उसकी प्राइसिंग कुछ ना कुछ दी भी होगी। ठीक है, मतलब जिसको आप कहते हैं मैप पॉलिसी ना, ठीक है, कि भाई 3594 से जो है वो कम की नहीं बेचनी। जैसे ही किसी ने जो है वो 3594 से नीचे प्राइस लिस्ट करी और ज़रा सा एक दो ऑर्डर आने स्टार्ट हुए, फ़ौरन ब्रांड के पास जो है वो अलर्ट होना स्टार्ट हुए, ब्रांड ने आईपी अलर्ट किया और सब सारे सेलर्स के पास से लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सेल नहीं है 9 बजे तक। फिर प्राइसिंग अपनी जगह पर आई तो सेल फिर से आना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये वही वाली मिसाल है KFC की, ये जिंगर की प्राइस है 600 रुपये। ठीक है, अब आपने कहा कि यार आप 1000 यूनिट परचेज करके लाए, आपने 600 रुपये के हिसाब से बेच दिए, 100 रुपये आपको बच गए, 500 का पीछे से मिला था, दैट सेट आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हो। अब ये वही वाली मिसाल है कि सारा दिन माल बेच लिया, पैसे कमा लिए, सब कुछ हो गई। ठीक है, अब आखिरी के 2-4 यूनिट बचे हुए हैं, अब आप कहते हो यार क्या करना है, मैं इसके खातिर बैठा थोड़ी रहूँगा, एक काम करो यार सस्ते में बेचो, फारिग करो। तो बेसिकली ये वो सेलर ये वाली हरकतें करते हैं। नहीं समझ में आई होगी आपको बात, मुझे पता है, बिल्कुल पता है कि आपको नहीं समझ में आई होगी, इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो एज अ सेलर मैंने ब्रांड से 1000 यूनिट मैंने सोर्स किए। ठीक है, 990 यूनिट मैंने बेच दिए अपनी प्राइसिंग पे। ठीक है, अपनी प्राइसिंग पे। अच्छा, ब्रांड को ना प्राइसिंग, बहुत सारे ब्रांड ऐसे होता है उनको प्राइसिंग ऊपर करने से मसला नहीं है। तुम स्टिंग की बॉटल 180 की बेचोगे ना, ब्रांड को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन स्टिंग की बॉटल अगर तुम 50 रुपये में बेचोगे या 70 रुपये में बेचोगे ना, तो ब्रांड को बुरा लगेगा कि यार ये हमारी प्राइसिंग खराब कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जगह के हिसाब से प्राइसिंग ऊपर तो जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती क्यों। ठीक है, अच्छा ये ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है, ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी करता है। लेकिन जो ज़्यादा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनकी मैप पॉलिसी होती है, प्राइसिंग आप उससे नीचे नहीं बेच सकते, बेचोगे तो लाजमी सी बात है फिर वो आपके ऊपर आईपी कंप्लेन करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मारेंगे। ठीक है, तो अब सीन ये है कि जैसे ही आपने प्राइसिंग गिराई, मतलब मैं मिसाल दे रहा था वाली कि मैंने 1000 यूनिट सोर्स किए, 990 मैंने बेच दिए। समझ आ रही है, कितने बेच दिए, 990 मैं बेच चुका हूँ, 990 मैंने बेच दिए। अब 990 बेचने के बाद मेरे पास 10 यूनिट रह गया। मैं कहता हूँ यार 10 यूनिट के पीछे मैं कहाँ स्टोरेज पे करता रहा हूँ, मैं बैठा रहा हूँ ये वो कर आके, एक काम करो यार आधे पैसों में लगाओ और बेचो। ठीक है, मैंने $10 कम करके रख दी। अब इतने से टाइम पीरियड के अंदर मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हुए, उसने फ़ौरन आईपी मार के फिलहाल सेल ही डीएक्टिवेट कर दी। ठीक है, ठीक है, सेल उन लोगों के हिसाब से डीएक्टिवेट कर दी, मतलब वो थर्ड पार्टी की सारी सेल रोक देते हैं। ठीक है, उन्होंने सेल डीएक्टिवेट कर दी, इसलिए इतने एरा के अंदर कोई सेल नहीं है। फिर वापसी जब प्राइसिंग अपनी जगह पर आई, ठीक है, तब वो सेल होना शुरू हो गई। अच्छा, ये जो आपको इतना सा जो टाइम पीरियड नज़र आ रहा है ना, इतना सा, ये मतलब ये जो इतना सा जो टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, यानी कि 12 बजे से लेके
12 12 तक, यानी कि 12 मिनट का जो टाइम है, इस 12 मिनट के अंदर उसको इतने ऑर्डर गिर गए होंगे कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। और आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद जो है वो मजीद जो है वो ये प्रोडक्ट नहीं बेच पाया, जिसकी वजह से ब्रांड की आईपी की वजह से इसकी सारी सेल ही रुक गई। अब आप कहेंगे कि यार सेल तो जो है वो आगे फिर ड्रॉप हुई है। ठीक है, ये देखें, ये जगह नज़र आ रही है छोटी सी, इसको अगर मैं जूम करूँ, आप कहेंगे यहाँ तो प्राइसिंग भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सेल ड्रॉप होना शुरू हुई है। तो भाई हो सकता है वो सहरा के अंदर अमेज़ॉन भी बेच रहा हो, अमेज़ॉन नहीं बेच रहा हो तो हो सकता है इस एरा में कोई ऑर्डर ही ना आया हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है खाली आईपी की वजह से इशू हो। देखें, मैं आपको हर एतबार से चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो क्या नाम है ऑर्डर रुका है, वो उसका रीज़न ये है आईपी का इशू है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्डर रुका है उसमें सेवरल रीजंस हो सकते हैं। पहली बात ये है कि भाई ऑर्डर ही नहीं आया उस टाइम पे। बाज़ वक़्त होता है ना कि मिसाल के तौर पे संडे वाले दिन भी सेल नहीं होती, कस्टमर नहीं आता। ठीक है, अब ये कोई फिक्स तो नहीं है ना कि रोज़ाना के मेरे 1000 यूनिट ही बिकेंगे या रोज़ाना के 10,000 यूनिट ही बिकेंगे। इस टाइम पे ऑर्डर नहीं आया इसलिए सेल नहीं हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई आईपी वगैरह का बहरहाल चक्कर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार यहाँ भी तो प्राइसिंग गिरी है लेकिन सेल्स तो नहीं ड्रॉप हुई। देखें, लाइन तो पूरी प्रॉपर जा रही है, इसका मतलब ये है कि सेल्स तो प्रॉपरली आ रही है। तो अब यहाँ पे 3594 पे भी सेल आ रही है, उसके बाद 3412 कर दी तब भी सेल आ रही है, फिर 3594 कर दी फिर सेल आ रही है, फिर 3412 फिर। तो ये तो हाइड एंड सीक का गेम चले आ रहा है और जो है वो फिर भी वो नहीं हो रही। तो भाई आप ये देखो फ्लक्चुएशन कितने पैसों की है, 3594 में और 3412 में सिर्फ $1 से $1.5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो $1 से $1.5 का कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वहां पे जो फ्लक्चुएशन थी वो बहुत ज्यादा थी, $10 कम किए हुए थे। अगर आप ओवरऑल वैल्यू के हिसाब लगाओ ना तो ये तकरीबन 30 to 33% बनता है। इतनी ज़्यादा प्राइसिंग नीचे करके आप बेच रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर 35 34 की बिक्री है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये कोई मैप पॉलिसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा ब्रांड। ठीक है, एक आध डॉलर ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यही प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों ने अभी काफ़ी सारे अब एफ सेलर निकाले होंगे, तो कोई 3412 की भी बेच रहा है। ये देखो, एक भाई साहब 65 की भी लिस्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पीछे लोग जो है वो लिस्ट करके बैठे हुए होते हैं। अब ये इसने 65 की क्यों लिस्ट की हुई है मैं बताऊँ। इसने, ये है बेसिकली एफ, इसके बाद इन्वेंट्री इन्वेंट्री कोई नहीं है, ये बेसिकली कर रहा है ड्रॉप शिपिंग। ये देखें, ये वाला जो सेलर है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये एफ कर रहा है, इसने लिस्ट करके बैठा हुआ है, मीटू लिस्टिंग करके, जब ऑर्डर आएगा ये पीछे से उड़ा के भेज देगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बाज़ का तुक्के में इनको भी ऑर्डर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अमेज़ोन पे ये हरकत भी करते हैं, बहुत सारे लोग ना लिस्टिंग्स कर करके बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो है वो ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो खैर है। ठीक है, लेकिन आपने तो प्रॉपर बिजनेस करना है, इस वजह से आप लोग को ये चीज़ें मैं नहीं समझाता। बीच में आ जाती हैं तो समझा भी देता हूँ। ठीक है, कोई सवाल करे तो मैं समझा भी देता हूँ। लेकिन ये कहलाते हैं वो पार्ट टाइमर कह लें कि भाई हमें लिस्ट करके बैठे, मैं आ गया तो आ गया। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ बिग 34 की रही है, तुम 65 की लिस्टिंग करे बैठो, तुम तो अमेज़ोन से खरीद के अमेज़ोन पे बेच सकते हो। खैर ये इलीगल है, ऐसा एक होता नहीं है, बट एक मिसाल दे रहा हूँ कि डबल द प्राइसिंग तो इशू बन सकता है। ठीक है, मतलब ये कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है। अच्छा जी, होप सो कि ये वाला ग्राफ जो है वो आपको समझ में आया होगा अभी यहाँ तक, तो जहाँ तक मैंने आपको समझाया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चले आता हूँ एक साल के ऊपर। अब एक साल में अगर मैं देखूँ तो एक साल में आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो प्राइसिंग 2994 है। ठीक है, तो भाई वो एक साल पहले की कहानी है। ठीक है, हो सकता है उस वक्त प्राइसिंग कम हो, जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ी है, यूएसए में महंगाई बढ़ती है, चीज़ों की प्राइसिंग बढ़ती है, पूरे साल बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैप पॉलिसी यहाँ तक की होगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कम उस पर जाती है ना तो फिर लाजमी सी बात है, फिर सेल्स आपकी ड्रॉप होती है। बाकी अगर आप इस एरा में देखें, ये जो क्यूबिकल्स जो आ रहे हैं, ठीक है, डायमंड्स जो आ रहे हैं, इनका क्या सीन है। देखो, डायमंड्स कहते हैं एक सेल को, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो डायमंड जो आता है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तिकोन निशा, ये चकोर की। ये देखो, ये जो है ना, ये जूम नहीं हो रहा, बहरहाल आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये जो डायमंड जो होता है ना, इसको कहते हैं एक सेल। ठीक है, और जब सेल्स ज़्यादा गिरना शुरू होते हैं तो फिर डायमंड डायमंड कनेक्ट होते हुए ही लाइन बनती है। ठीक है,
मतलब ये प्रोडक्ट जो है अगर मैं इसको देखूं तो यार ये कोई 2018 में ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है। 2018 से लेके 2022 तक इसकी ना होने के बराबर सेल थी, मतलब कभी आ गई फिर कभी नहीं आई। मतलब पूरे साल साल में भी इसने एक यूनिट जाके बेचा है। ये देखो 2019 से लेकर 2022 तक, 2020 तक इसने सिर्फ गिनती के यूनिट्स बेचा है, ठीक है। फिर 2022 से इसकी प्रॉपर जो है ना वो सेल्स आना शुरू हुई है, ठीक है। तो ब्रांड को कोई भी चलने में ना टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता। इससे तरह थोड़ा सा आपको एक अवेयरनेस भी मिलेगी कि एक ब्रांड को चलाना मजाक नहीं है, ठीक है। तो भाई ये देखें अब ये 2022 के अंदर जो है वो ये देखें सेल आ रही है नहीं आ रही, फिर आ रही है नहीं आ रही, इस तरीके से अप एंड डाउन चल रही है, लड़कते भड़कते थड़कते करते करते फिर ये जाके एक लेवल पे आना शुरू हुआ है 2023-24 से, ठीक है। तब जाके ये चीज़ें गिरना शुरू हुई हैं। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे तो यार सेल जो है वो हुई नहीं है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 12 बजे ये चीज़ हुई है, और 12 बजे ही ना प्राइसिंग अपनी जगह पर ही आ गई है, ठीक है। इसलिए सेल आपको ड्रॉप होती हुई नज़र नहीं आई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगी है, तो ये आगे क्या नाम है सेल वो हुई है। उसके बाद बेसिकली वापसी जो है वो ब्रांड को आप एक अपॉलजी लेटर जमा कर वो करते हो, मतलब प्राइसिंग को अपनी जगह ला के। पहले होता था कि अपॉलजी लेटर वगैरह करते थे वो, ठीक है, ब्रांड आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर दिया करता था, सेलर को हटा दिया करता था। लेकिन अब तो खैर आप प्राइसिंग अपनी जगह पे ले आओ, खुद ही ऑटोमेटिकली वापसी आपकी लिस्टिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ऐसी घटिया हरकत करो ही नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप किसी की प्राइसिंग ख़राब कर रहे हो, ठीक है, तो उससे जाहिर सी बात है और सेलर्स को भी नुकसान होता है और आप लोग को भी नुकसान होता है। तो इसलिए खैर ये सारी हरकतें पहले होती थी, अब जो है ना वो सेलर्स करते भी नहीं है। अमेज़ॉन का खुद का सिस्टम इतना ऑटोमेट हो चुका है कि अब चाह कर भी कोई कर नहीं सकता। तो हम लास्ट 3 मंथ्स का ग्राफ देखते हैं। अब लास्ट 3 मंथ्स के अंदर ये जो है वो 3594 की बिकता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसकी सेल भी बीच में 2 जगह ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्रोडक्ट अगर ये क्राइटेरिया पे फॉल करती है, ठीक है, तो इसकी प्राइसिंग स्टेबल है, हम इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया पे जाए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना ये आपके क्राइटेरिया पे होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इस ग्राफ जो है वो इस तरह का है ही नहीं, ठीक है। ये देखो FBA 2 है ना, ये मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब सेलर्स बेसिकली ज़्यादा होता है ना तब जाके ग्राफिंग सही बनती है। हम दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, उसके अंदर बेसिकली आपको ग्राफ समझाते हैं अब फिर से एक और दफ़ा। अच्छा ये कुछ चीज़ें ना आपके ना सर के ऊपर से जा रही होंगी, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। ये इसको बैठ के खाली देखेंगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो ना तो सिर्फ उसके सामने बैठ के बस देखते रहें उसको, ठीक है। ऑटोमेटिकली ना ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा अपना एक टेस्टेड तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा अपना एक टेस्टेड तरीका है। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही होती है ना, मैं थोड़ी देर तक बैठ के उसको मैं देखता रहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मैंने ये चीज़ नोट की है कि थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली ना समझ में आना शुरू हो जाती है। अब आपने आना है ये वाले टॉपिक पे, ठीक है। अब ये वाले प्रोडक्ट पे जब आप आएंगे ना, ठीक है, अब आपको चीज़ें देखें समझ में आएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों को दिया ये चीज़ें देखने के लिए प्रॉपर, ताकि आप जो है वो इस चीज़ को आगे समझ सकें। फिर अगेन हमने बाय बॉक्स देखना है, ठीक है। बाय बॉक्स देखने के बाद हमने लास्ट 3 मंथ्स का ग्राफ देखना है। अब लास्ट 3 मंथ्स में अगर मैं चेक करूं तो 33.59 जो है उसकी प्राइसिंग जा रही है। उसके बाद इसकी प्राइसिंग गिरी है, 25 तक है ये। उसके बाद जो है वो फिर वापसी 35 तक आ गई है, ठीक है, 33 पे आ गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेल चल रही है। अब आप इसमें देखो ना कोई सेल ड्रॉप हुई है ना कुछ हुई है, ठीक है। मैं पिछले 1 साल में भी देखूं कोई सेल ड्रॉप नहीं है प्राइसिंग गिरने की वजह से, ठीक है। कोई सेल इसकी ड्रॉप ही नहीं हो रही प्राइसिंग गिरने की वजह से। इसका मतलब इस पर कोई मैप पॉलिसी है ही नहीं। मैप पॉलिसी का मतलब ये होता है कि ब्रांड ने कोई मतलब वो नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं की हुई कि भाई कोई आईपी वगैरह नहीं मारता, कुछ भी नहीं करता, हर बंदे को अपनी छूट दी हुई है कि भाई जिस हिसाब से बेचनी है बेचो। अब क्योंकि इसकी प्राइसिंग की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो इस प्रोडक्ट पे हम नहीं जान जा सकते। ये इंतहाई कोई घटिया तरीन ग्राफ है, समझ आई। मैंने इसलिए आपको वो पीछे वाला ग्राफ देखने को कहा था। देखो यहाँ पे प्राइसिंग गिरी है, गिरते के साथ ही सेल ड्रॉप हो गई, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे प्राइसिंग गिरी, सेल ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कम से कम इस बात पे सेव हूँ कि यार प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है ना 3594, चलो कम भी हुई तो 34 तक जाएगी, बस इतने पे ही रहेगी ना, ठीक है। मैं अपनी एक हाई एंड प्राइस जो है वो 33 रख के और मैं 34 ही रख के और मैं उसके हिसाब से अपनी एक सोर्सिंग का प्लान बना लूँगा।
कि भाई इसमें, क्योंकि आगे अभी क्लासेस में आएगा कि भाई आपने इसकी फीसेस भी निकालनी है, वो भी निकालनी है, वो सब कुछ करने के बाद टोटल जो है वो इतना मेरे पास जो है वो आरओआई आ रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे तो मैं कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, मैं कैसे करूँगा भाई, क्योंकि भाई देखो 25 की भी बिक रही है, 33 की भी बिक रही है। अब मसला ये है कि अगर मैं 33 के हिसाब से प्रॉफिट निकालूँ तो चलो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अगर मेरी बारी में 25 की प्राइसिंग हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा, तो लाजमी सी बात है फिर मुझे लॉस होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो यार 29 प्राइसिंग पे भी चल रही है, पिछले एक साल में ये 29 की बिकी है, कम हो गई है 26 की भी बिकी है। अच्छा, अब आ जाए तीसरे प्रोडक्ट पे। अब पिछले 3 महीने में इसकी देखें प्राइसिंग, देखें ऊपर जा रही है। 28.25 की बिक रही थी, फिर उसके बाद 31 की हो गई, फिर उसके बाद बिक रही है 33 की, ठीक है। मैं ये 25 के हिसाब से जो है वो प्राइसिंग लूँगा, 28 के हिसाब से लूँगा और मैं अपनी कैलकुलेशन सारी सारी कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रोडक्ट की सेल में ना देखें, आपने रेफरल फीस भी देनी होती है, आपने स्टोरेज भी देनी होती है, आपने जो है वो इनबाउंड की कॉस्ट भी देनी होती है, और भी पूरा एक फीसेस का भी अगली क्लासेस में आएगा, ठीक है, आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मुझे देनी होती हैं, तो लाजमी सी बात है फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। अब यहाँ पे देखो, इसकी ये तो एक ही प्राइसिंग पे बिकता हुआ आ रहा है, ठीक है, 33.49, ना नीचे है ना ऊपर है ना कुछ है। पिछले साल में भी देखो तो एक ही प्राइसिंग पे बिक रहा है, ठीक है। उससे पहले चेक करूँ, ठीक है, 2020 में तो खैर बहुत पहले का हो गया, 6 साल पुरानी बात है, लेकिन पिछले एक साल में देखूँ तब भी कोई नहीं है। अब आपका ये सवाल होगा कि यार इसमें कौन सा ग्राफ जो है वो अच्छा है, ठीक है, कौन सा ग्राफ जो है वो अच्छा है, आप लोगों का बेसिकली सवाल सबसे पहले ये होगा। भाई देखें, सीधी सी बात है, ये वाला जो ग्राफ है इस पे एक ही प्राइसिंग पे चीज़ बिक रही है, ठीक है, घटिया है, बेकार है, ठीक है। ये वाला जो वो है ये भी घटिया है, बेकार है। ये वाला ग्राफ की बात करें, घटिया है, बेकार है। ये वाले ग्राफ की बात करें, घटिया है, बेकार है। अब आप कहेंगे कि यार फिर मतलब ये हम देखते क्यों हैं या क्यों वो करते हैं, आखिरी वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, इस बेचारे ने क्या कसूर किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो वही मैप पॉलिसी वाले चक्कर है। देखो ये देखो, जैसी प्राइसिंग गिरती है सेल गिर जाती है, सेल हट जाती है, ठीक है। ये देखो, जैसी प्राइसिंग गिरती है सेल गिर जाती है, ठीक है। तो ये तो मैप पॉलिसी है, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली ग्राफिंग हम लोग देखते क्यों हैं, ठीक है। आगे एक दो क्लासेस आपकी और हैं जिनके साथ ये टॉपिक बेसिकली अटैच है, ठीक है, तब जाके आपको ये डिटेल में चीज़ समझ में आ जाएगी जब आप फीसेस वगैरह पढ़ेंगे। मेन समझने वाली बात इसमें ये है कि बेसिकली मैं जब भी कोई प्रोडक्ट जब बेच रहा होता हूँ ना, तो मैं ये वाली प्राइसिंग नहीं लेता, ये जो अभी करंट प्राइस लिखी हुई आ रही है ना 34.12, मैं 34.12 के हिसाब से कैलकुलेशन अपनी नहीं करता। मैं जाता हूँ ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि यार इसकी लीस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, इसकी लीस्ट प्राइस क्या है। मैंने लीस्ट प्राइस लास्ट 3 मंथ्स में चेक करी, लीस्ट प्राइस जो है वो मुझे नज़र आई कि यार ये वाली है 34.12, ये वाली है, ठीक है। इसको मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इसको गिराने की वजह से सेल गिर गई, तो इसका मतलब ये प्राइसिंग वो नहीं है। दूसरी बात ये, इस पर सेल भी ज़्यादा देर नहीं आई, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। मैं कंसीडर करूँगा ये वाली प्राइसिंग को, यहाँ पे जो गिरी है। अब 34.12 के हिसाब से अगर मुझे इसमें मार्जिन बच रहा है तो मैं इस प्रोडक्ट पे जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगा। अब समझ में आया ये टॉपिक कि मैं क्यों कह रहा था, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली उसको लूँ, ठीक है, तो इसमें मुझे पता है कि यार सबसे ज़्यादा गिरी हुई प्राइस ये है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली देखें स्टैंड की है प्राइसिंग, ऐसा नहीं है 12 मई को हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 घंटे के लिए प्राइसिंग चेंज हुई थी, कोई अपना वो बेचने के लिए आता, सेल कंटिन्यूसली आती रही है, और तकरीबन 12 मई से लेके 18 मई तक की प्राइसिंग रही है। तो मैं ऐसी प्राइसिंग कंटिन्यूसली वो करूँगा 25-19, ठीक है। मैं इस पे नहीं जाऊँगा 33.59 पे, मैं जाऊँगा इस प्राइसिंग पे। अगर इस प्राइसिंग के हिसाब से मुझे सेल आ रही है तो इसका मतलब ये मतलब प्रॉफिट बच रहा है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जा सकता। और आप मुझे, मैं आपको बता दूँ, इस प्राइसिंग पे आपको कोई प्रॉफिट बचेगा भी नहीं। इसीलिए मैं इसको देखूं तो इस पे मैं इस प्राइसिंग पे नहीं जाऊंगा 33.99, ये देखें 33.99 का बिक रहा है। मैं पिछले 3 महीने में देखूंगा कि इसकी प्राइसिंग लास्ट कितनी गिरी है, लेकिन गिरने के बाद वहाँ पे स्टैंड भी करे, सेल भी आ रही हो प्रॉपर ना, लाइन ड्रॉप ना हुई भी हो। मैं देखूंगा ये 28-25। अब जब मैं अपनी एक रिपोर्ट बनाऊंगा ना, तो मैं उसमें लिखूंगा भाई 28-25 मेरी जो है वो सेलिंग प्राइस है,
इसमें मैं FBA के चार्जेस अलग करूंगा, इसमें मैं रेफरल अलग करूंगा, इसमें मैं शिपिंग लॉजिस्टिक अलग करूंगा, इसमें मैं 3PL के पैसे अलग करूंगा। सब कुछ करने के बाद इन्वेंट्री कॉस्ट अलग करूंगा। ये सब चीज़ें करने के बाद क्या मुझे प्रॉफिट बच रहा है या नहीं? अगर 28-25 पे प्रॉफिट मुझे बच रहा है तो फिर मैं इस प्रोडक्ट पे चला भी जाऊंगा। फिर 28-25 के हिसाब से मैं प्रोडक्ट सोर्स करूंगा, लेकिन बेचूंगा मैं इसी मार्केट प्राइस पे, तो मेरा मजीद और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर पैसे कल को गिरते हैं और 28-25 पे गिरेगा, ठीक है, प्राइसिंग इतनी भी नीचे आ जाती है, तो उसके बावजूद भी मैं प्रॉफिट में ही होऊंगा, मैं लॉस में नहीं होऊंगा। अब समझ में आई ये वाली बात? ये देखें, अब इसकी अगर मैं बात करूँ, सेम सीधी एक लाइन चलती हुई आ रही है। इस पे बैठ के क्या प्रॉफिट मार्जिन बनाना है, सब एक ही सेल उठा रहे होंगे। ठीक है। इसीलिए जो सीधी लाइन की होती है ना, इस पर तो कभी भी प्रॉफिट बचा ही नहीं पाते। ठीक है। इसीलिए मुझे ये सीधी लाइन वाली जो है ना प्रोडक्ट्स मुझे पसंद ही नहीं है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइसिंग गिरी है, तो भाईजान इसको ज़रा सा जूम करोगे ना तो फिर पता चल जाएगा कि ये बेसिकली हाइड एंड सीक का गेम खेला हुआ है। ये देखो, 12 बजे हुई है, 2 बजे प्राइसिंग नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये भी कितने सेंट में हुई है? 33.5 और 32, 50 सेंट के ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रही है। ये कोई फ्लक्चुएशन या प्राइसिंग थोड़ी होती है। हाँ, समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये सारा गेम है। मेरे ख्याल से ग्राफ वाला टॉपिक आपको जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ से वो सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में ये देखने के लिए होता है कि भाई लास्ट प्राइस कितनी गिरी हुई है, और हम उसके हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन अपना बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सारी फीसेस वगैरह, सारा प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह, हर चीज़ अलग करने के बाद अगर हमें बच सकता है तो फिर हम देखेंगे, अगर नहीं बच सकता तो हम चले जाएंगे। क्योंकि देखें 90% लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर आएंगे, देखेंगे 29.99 की बिक्री, यानी $30 की बिक्री, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रॉफिट में आ रही होगी। जब लिस्ट करेंगे तो भाई, क्योंकि देखो अभी मिसाल के तौर पे 3 महीने की अगर मैं बात करूँ, तो 3 महीने में, यानी कि पिछले 3 महीने में ये $21 की बिक्री थी। ठीक है। तो ये वापसी भी $21 की फिर हो सकती है। ठीक है। तो अगर ये हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो कहीं भी नहीं खड़ा हुआ, मैं तो लॉस में चला आऊंगा बेसिकली। इसलिए जो है ना हम इस प्राइसिंग को देखते हैं। अब समझ में आई पूरी बात? बाय बॉक्स ही आपके काम का होता है। इसके अलावा एक नीचे एक और ऑप्शन है, अमेजोन। अमेजोन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो बेसिकली ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन भी बेच रहा है और कितने टाइम से बेच रहा है। ठीक है। अगर लास्ट 3 मंथ में अमेजोन है, बेच रहा था, तो इसका मतलब ये है हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, नहीं बेचेंगे। अब देखो लास्ट 3 मंथ में इस प्रोडक्ट को अमेजोन बेच रहा था। ठीक है। तो हम जो है वो इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया में लिखवाया था कि वेरिएशन नहीं, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया कि वेरिएशन नहीं, क्यों नहीं, और अगर लेनी है तो किस वजह से लेनी है। मैंने आपको बताया था कि भाई 80% या 85% से सेल ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अमेज़ोन उस प्रोडक्ट पे आप जा सकते हो जिस पे आपको बाहर अमेज़ोन लिखा हुआ आ रहा हो, जैसे यहाँ पे अमेज़ोन लिखा हुआ आ रहा हो, AMZ। लेकिन जब आप इसको खोलोगे प्रोडक्ट को, और लास्ट 3 मंथ में अगर अमेज़ोन बैठा हुआ है तो भाई नहीं जा सकते। लेकिन अगर लास्ट 3 मंथ में अमेज़ोन नहीं है तो फिर उस प्रोडक्ट पे आप जा सकते हो। जैसे कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, इस पर भी लास्ट 3 मंथ में अमेज़ोन बैठा हुआ है, इस पर भी बैठा हुआ है। ऑल करूँगा तो भाई शुरू से बेचता हुआ आ रहा है। इस पे भी लास्ट 3 मंथ में बैठा हुआ है। ये वाली जो प्रोडक्ट है, इस पे भी लास्ट 3 मंथ में अमेजोन बैठा हुआ है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी, आपका जो क्राइटेरिया होगा ना उसमें आप देखोगे कि भाई अमेजोन, अब ये देखो लास्ट 3 मंथ में पूरे में अमेजोन नहीं है। अमेजोन बस कभी कभार आया थोड़े थोड़े टाइम के लिए। थर्ड पार्टी सेलर बेसिकली इसको कंटिन्यूसली बेचता हुआ आ रहा है। लेकिन अमेजोन की अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन थोड़े थोड़े टाइम के लिए आया है। ठीक है। अब ये देखो अमेजोन जैसे यहाँ पे ये थोड़े टाइम के लिए आया है, आधे एक घंटे के लिए, सही है, सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए। तो सही है। तो अब लास्ट 3 मंथ में अगर अमेजोन नहीं आया तो हम इस पर जा सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी आया ना तो भी भाई नहीं जा सकते। लास्ट 3 मंथ में अमेजोन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। जैसे इसमें आप देखो अमेजोन है ही नहीं, जब से प्रोडक्ट लगी है तब से आज तक है ही नहीं अमेजोन। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट पे आप जा सकते हो। ठीक है ना। तो अमेजोन का आप यहाँ से देख सकते हो, लास्ट 3 मंथ में बिल्कुल अमेजोन की कोई सेल नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए आया हुआ है ना, इसका मतलब जब आप लिस्ट करोगे हो सकता है फिर भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए आ जाए, तो जाहिर सी बात है आपके लिए मसला बन सकता है। ठीक है ना। तो लास्ट 3 मंथ में ना हो। हाँ, अगर आप एयर पे या ऑल पे जा रहे हो और वहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे यहाँ तक बैठा हुआ है, आगे नहीं है, तो फिर आप इस प्रोडक्ट पे जा सकते हो। ये वाला टॉपिक बहरहाल यहीं पे जाके ना एंड हो गया। ठीक है। मैंने अभी आपको जो है ना एक चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है। वही सवाल फिर बार बार कर रहे हैं। यहाँ पहली बात तो ये भाई, लास्ट 3 मंथ में अगर अमेजोन है तो इस प्रोडक्ट पे आपने जाना ही नहीं है। ये बात अपने जहन में आप बिठा लें, पहली चीज़। दूसरी बात ये, लास्ट 3 मंथ में पहली बात अमेजोन नहीं होना चाहिए, अमेजोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे पहले पूरे साल में अमेजोन बेच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। लेकिन लास्ट 3 मंथ में बहरहाल अमेजोन नहीं होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात ये
कि आप जो है ना, ये ग्राफ देखने का मकसद ये होता है कि भाई एक प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है $33.5, ठीक है। इधर देख लो, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये बिक रहा है भाई $35 का, ये बिक रहा है $40 का, ये बिक रहा है $50 का, ठीक है। जैसे $40 का, ठीक है, $37 का, ठीक है। तो ये बिक रहा है ना। अब लाजमी बात है, मैं लिस्ट प्राइस को उठा के ये प्राइसिंग तो ऊपर नीचे हो रही है, बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है। तो मैंने अगर माल उठाना है तो आप कम से कम पिछले 3 महीने का तो डेटा चेक करोगे ना, कि भाई पिछले 3 महीने में ये प्राइसिंग इसकी अगर गिरी है तो कितनी तक गिरी है। और अगर गिरी है तो क्या मेरे पास ऐसा तो नहीं कि अगर गिरी है तो भाई मैं उस पर प्रॉफिट नहीं बना। सिंपल सी बात है। अपना जितनी गिरी है उसके हिसाब से जो है वो देख के अपनी कैलकुलेशन निकाल लो। आप कैलकुलेशन अभी आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो आपको अगली क्लास में जब आपको एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तब जाके आप निकलवा पाओगे, निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये इतना समझ के वो कर लो। अब आप कहोगे यार यहाँ पर भी लिखा हुआ था लोवेस्ट करंट और हाईएस्ट, तो हम इसको देख के क्यों नहीं निकाल लेते। तो भाई ये जो लोवेस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये ऑल में लोवेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, कि पूरे उसमें अगर ये मिसाल दे 6 साल पहले $21 का बिक रहा था तो ये लोवेस्ट आप ये वाला उठा लोगे, ऐसा नहीं होता। आपको खाली लास्ट 3 मंथ्स का डेटा चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अजीम सुबानी माइक ओपन कर लें, वन बाय वन करके जल्दी जल्दी आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, सवाल। अच्छा सर, मेरा ना क्वेश्चन था आईपी के रिलेटेड। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जी जी। अच्छा, वो जो मतलब कि आईपी कंप्लेन कंप्लेन होती है प्रोडक्ट, ठीक है, वो जो सही है। ब्रांड मारता है, जो कंपनी मारता है, तो वो जो है मतलब प्रोडक्ट वो स्टक हो जाती है उसकी। तो वो जितने भी दूसरे सेलर पे आते हैं उन सभी की हो जाती है, या जिसने प्राइस गिराई हुई है उसकी होती है स्टक? जिसने प्राइस गिराई है उनकी होती है पहली चीज, जी। ठीक है। पहली चीज हम्म। जिसने प्राइस गिराई होती है उसी की होती है। दूसरी बात ये, देखो ये डिपेंड करता है ब्रांड के अपने अपने ऊपर। बहुत कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कि मिसाल तौर पे देखते हैं कि यार प्राइस किसने गिराई है, उसके हिसाब से करते हैं। कुछ ब्रांड ऐसे हैं वो सबकी बंद कर देता है, ठीक है। ठीक। वो जी सबकी जी। बंद कर देते हैं, उसके बाद जो है ना फिर जैसे ऐसे एक एक उनको अप्रोच कर रहा था उसके हिसाब से वो उसको ना ओपन करते हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी सेल्स जी ही बेसिकली रोक देते हैं, ठीक है। बेसिकली जी। इस जी तरीके से होता है। जी जी। और दूसरा ये था कि फॉर एग्जांपल मुझे सेल नहीं आ रही, तो मैं हम्म। क्या प्राइस गिरा दूं अपनी, तो आईपी कंप्लेंट का इशू तो नहीं होगा मेरी नहीं 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 लिस्टिंग पे? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त। देखो अगर आपको मिसाल के तौर पे सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, अमेजोन का वादा है यार वो आपको सेल देगा, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। ये ठीक होगा पाकिस्तानी मार्केट थोड़ी है कि मिसाल के तौर पे दराज या ये कोई क्रेव मार्ट वगैरह वाला सीन थोड़ी है। मतलब दराज टाइप का प्लेटफॉर्म थोड़ी है कि भाई सब लोग अपनी अपनी लिस्टिंग करके अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं और सेल किसी एक बंदे को आ रही है, दो बंदों को आ रही है, ऐसा नहीं होता। देखो एक चीज़ होती है, इसको आप कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स का मतलब होता है बाय बॉक्स रोटेशन। ये जो मैं कहता हूँ ना एफबीए सेलर जी 3+ हो, तो अगर जी 10 जी। सेलर हैं या 20 सेलर अगर एफबीए वाले बैठे हैं, मैं एफबीए की बात कर रहा हूँ, एफबीएम की नहीं कर रहा, ठीक है। जी जी। नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट यहाँ पर आता है और आते के साथ ही ना इस पर ऐड टू कार्ट करता है और प्रोडक्ट परचेस करता है और निकल जाता है, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा ये हर जी। जो क्लाइंट होता है ना, ये थोड़ा सा एक बेसिक समझ लें, आपको थोड़ा सा एक मैं बैकएंड की स्टोरी समझा रहा हूँ। हर क्लाइंट को उसके एरिया के मुताबिक बाय बॉक्स में सेलर अलग नजर आएगा। नहीं समझ ठीक। में आया फिर समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक मिसाल दे रहा हूँ, अजीम साहब जो है वो इस वक्त मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज करें पेशावर के वेयर हाउस में उनका माल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई इकरा मैडम है, उनका जो माल है वो कराची के वेयर हाउस में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और कोई मिसाल तौर फैसल साहब है, उनका जो माल है वो मिसाल के तौर पे आपका लाहौर के वेयर हाउस में रखा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब लाहौर, ठीक। पेशावर और कराची। अब एक काफी बंदे डिफरेंट। ने कराची, अब कराची से मैंने ऑर्डर की एक चीज़ ना, तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बाय बॉक्स में ना इकरा साहिबा ही नजर आएंगे हाँ, और जिनका मैं वेयर देखूंगा ही हाउस। नहीं। जाहिर सी बात है जिसका वेयर हाउस से एड्रेस करीब है, क्योंकि बेसिकली ये जो आप डालते हो ना यहाँ पे ये जो जिप कोड डालते हो, इस जी जिप जी। कोड से करीब जिसका माल पड़ा हुआ होगा ना वो बेसिकली उसका बाय बॉक्स में नाम शो होगा। फाइव बॉक्स उसको मिल जाएगा। ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। ठीक होगा, ठीक है। ठीक होगा। अब जी मिसाल जी, के तौर पे क्लियर। अगर पेशावर के वेयर हाउस से कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अजीम साहब के पास से सेल कर जाएगी। कोई लाहौर से ऑर्डर कर रहा है वहां से कर जाएगी, ठीक है। अब अमेजोन ये भी करता है। अच्छा अब आप बोलेंगे यार हमें कैसे पता चलेगा, अब यूएसए है, 52 सूबे हैं, हम किस सूबे में अपना माल रखें, किस स्टेट में रखें, ये भी एक बड़ा मसला है। ये आपको जी करने की जी। जरूरत नहीं है, अमेजोन खुद डिवाइड करता है। एक चीज़ होती है इसको कहते हैं इनबाउंड कॉस्ट। ये आप आगे जी पढ़ोगे ना जब फीसेस के बारे में पढ़ोगे तो उसमें होती है इनबाउंड कॉस्ट। इनबाउंड कॉस्ट में ये होता है कि अमेजोन जो है ना वो बेसिकली आपका जो सामान होता है ना,
आप तो अमेजोन के हम्म, एक वेयर हाउस में डिलीवर करते हो। अमेजोन बेसिकली उसकी छोटी छोटी शिपमेंट्स डिवाइड करता है। जैसे अगर आपने 100 यूनिट भेजे ना, तो 20-20 यूनिट की 5 शिपमेंटें बनाएगा, और वो 5 अपने अलग अलग वेयर हाउसेज में भेज देगा। देखो अमेजोन को पता है, उसके सिस्टम ने ऑलरेडी उसको बताया हुआ है कि यार इस प्रोडक्ट की सेल यहाँ से आती है। जैसे एक मिसाल है, तुम्हें अगर लेदर जैकेटें बेचनी है, तो भाई तुम अगर सवात में या बुनेर में खड़े होकर बेचोगे, कश्मीर में बेचोगे, तो वहाँ पे बिक जाएगी। अब तुम सिब्बी में खड़े होकर लेदर जैकेट बेचोगे तो कौन खरीदेगा? वहाँ पे 52 डिग्री टेम्परेचर है। समझ आ रही है? ऐसे ही मिसाल जी। के तौर पे आप जो है वो केटू के पहाड़ के पास जाके आप एसी बेचना शुरू कर दो, तो जाहिर सी बात है सेल नहीं आएगी। आप वो चीज़ कराची में बेचो या सिब्बी में बेचो या बलोचिस्तान में बेचो, यहाँ पे गर्मी है, तो हर जगह की डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है ना। तो अमेजोन जी को जी पता जी। है अगर ये वाला अगर फ्रेश स्टेप जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जिस भी ये कैट की प्रोडक्ट है जो भी है, इसका मेरा हम्म, बेसिकली इसका बायर किधर बैठा हुआ है, तो जिस स्टेट में बायर होगा इसका, अमेजोन आपका वेयर हाउस ऑटोमेटिकली उस स्टेट में सामान उस स्टेट में पहुंचा देगा। ओके। समझ आ रही है? तो ये इसकी अपनी इन हाउस जो है ना वो चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक ठीक ठीक। क्लियर। अच्छा, आपको ये अच्छा। सब चीज़ें शो हो रही होती हैं आपके पास जब सेलर सेंटर में जो एक इन्वेंट्री ऑप्शन होता है ना, इन्वेंट्री के अंदर बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें आखिरी ऑप्शन होता है रिजर्व्ड। सही है? रिजर्व में बेसिकली शो हो रही होती है कि आपके 20 यूनिट रिजर्व में है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि भाई वो अभी शिपिंग प्रोसेस के अंदर है, ठीक है, वो किसी और वेयर हाउस मूव हो रहे हैं, तो वो मतलब शो हो रहा होता है आपको, ऐसा नहीं है कि शो नहीं हो रहा होता। सही। ठीक। ठीक और है सर, सर क्लियर है दूसरा सवाल? और कोई हाँ सवाल? जी, एक और भी हैं। मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जिस प्रोडक्ट में मैप पॉलिसी ना हो उसको रिजेक्ट करें हम। देखो मैप पॉलिसी हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आपको मैंने एक एडिशनल चीज समझा दी, ठीक है। अच्छा। मैंने आपको बोला है कि भाई जो लास्ट प्राइसिंग लास्ट 3 मंथ में आ रही है ना, उस पे रख के उस पे। कैलकुलेशन कर लो। जैसे एक मिसाल ओके। है यार, एक मिसाल है, तुमने जो है ये माउस बेचना है, ठीक है, ये आपने बेचना है, लेट सपोज करो 1,000 रुपए का, ठीक है, या 100 रुपए का बेचना है, ठीक है। जी। अब मिसाल के तौर पे अभी आपने प्राइसिंग चेक करी, भाई 100 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बंदा आपको आगे बताता है यार ये 3 दिन पहले तो 80 रुपए का बिक रहा था, तो अब तुम बोलोगे यार 85 का तो मुझे आ रहा है, ये 80 का कैसे बिक रहा था? अगर ये 80 का बिक रहा था तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं तो लॉस में आ जाऊंगा अगर ये कल फिर 80 रुपए रेट हो गए। तो आप क्या करते हो, लास्ट 3 मंथ्स की एक स्टैट्स उठाते हो, डेटा उठाते हो, उसको बैठ के चेक करते हो, उसमें देखते हो यार ये आखिरी आखिरी कितने का बिका है, आखिरी आखिरी सेल मतलब इसकी आई है लेट्स सपोज 70 मिनिमम रुपए की। प्राइस 3 मंथ्स में मिनिमम प्राइस कितनी हुई है उसके मुताबिक हम हाँ, सोर्सिंग उस करेंगे। पे आप जो है उस पे आप रख के कैलकुलेशन लगा लेते हो कि भाई लास्ट 3 मंथ में लेट्स सपोज करो 70 रुपए का बिका है, ठीक है, तो भाई अगर 70 रुपए का बिका है तो आप अपनी कैलकुलेशन 100 रुपए के हिसाब से नहीं करोगे, आज की मार्केट के हिसाब से नहीं करोगे, आप करोगे 70 के हिसाब से। 70 के हिसाब से आपने कैलकुलेशन निकाल ली कि भाई ये मैंने किराया दिया, ये मैंने भाड़ा दिया, ये माल की कॉस्ट निकाली, ये मैंने एक्सपेंसेस निकाले, सब कुछ करने के बाद, और अब मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। अब अगर ठीक मेरी ठीक चीज़ 100 रुपए की बिक जाती है तो उसका मतलब वो मेरा इजाफी एडिशनल प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर मेरी बिल्कुल। प्राइसिंग गिर के 70 रुपए भी आती है तो भी भाई मैं कम से कम प्रॉफिट ना आए तो ब्रेक इवन पे तो हो ना। चलो प्रॉफिट नहीं आ रहा बिल्कुल। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरी जेब से तो पैसा नहीं जाए ना, एग्जैक्टली। मैं स्टैंड तो कर सकूँ ना मार्केट में। बेसिकली एग्जैक्टली ये वाला सीन होता है। ठीक ठीक सही क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा। चलो हमने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की है, तो हम्म। उसका क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जब मैं अदर सेलर्स में जाके देखता हूँ तो अमेजोन भी बैठा हुआ है उसमें, लेकिन अमेजोन की प्राइस हाई है, तो जो ओरिजिनल ब्रांड की ना प्राइस वो उससे काफी कम है, तकरीबन कोई $10-15 का डिफरेंस है। हाँ, ठीक उस है। पे तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना उन पे बेसिकली काउंटर फीड आइटम ज्यादा बिक रहा होता है, उस लिस्टिंग पे कभी भी नहीं आना। समझ आ रही है? जिस ठीक प्रोडक्ट है। पे आप, पहली बात तो ये है कि अमेजोन अगर लास्ट 3 मंथ में सेल कर रहा है तो उस पर जाओ ही नहीं, ठीक है, पहली चीज। और जिस प्रोडक्ट पे तुम्हें ये नजर आ जाना कि अमेजोन की प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और हम्म। मिसाल के तौर पे दूसरी चीज की कम है। देखो एक चीज मैं बताऊं, सारा पाकिस्तान में नहीं होता कि आप जो है वो एक एक गाड़ी खरीदते हो, मिसाल के तौर पे वो आती है 50 लाख रुपए की, और वही चीज जो है वो आपको अगवान चैनल से और नॉन कस्टम जो पेड जो गाड़ियां होती हैं, वो आपको वही गाड़ी जी जो है वो 10 लाख 12 लाख रुपए में मिल जाती है, ठीक है। जी जी जी। ऐसे ही जो है यस। वो ये जो ईरानी पेट्रोल होता है ये क्या होता है, ये भी नॉन कस्टम पेड ही होता है ना, ठीक है। जी। तो जाहिर सी बात है इस पर ड्यूटीज पे नहीं होती है, लीगल नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही जो है हम्म, ना वो, अब इस पे बेसिकली सीन क्या होता है, ये बेसिकली रेप्लिकास बेकर होता है, ठीक है, मतलब ठीक है। ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये स्टैफ फ्रेश, इसी की जो है वो कॉपी चाइना से बनवा ली, और बनवाने के बाद वो बेसिकली लिस्ट करके बेच रहे हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। काउंटरफीट आइटम पकड़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा जाता, ठीक है, ये पकड़ा जाता है। अच्छा, बाद में ऐसा भी होता है शॉर्ट एक्सपायरी का माल बिक रहा होता है, ठीक है, रेडी टू शिप का इन्वेंट्री का माल बिक रहा होता है, बाज़ औक़ात बगैर इनवॉइस का माल बिक रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे
वेयर हाउसिंग डील्स होती हैं, एक चीज़ होती है ना, वेयर हाउसिंग डील्स होती है। यार तुमने बड़े वैसे मजे मजे के सवाल कर दिए। बाकी सारे लोग कह रहे होंगे कि यार इस बंदे के सवाल बहुत टाइट हैं। चलो तुम्हें मैं ना एक मज़ेदार एक सीन बताता हूँ। एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रेडी टू शिप इन्वेंट्री ना। ठीक है, रेडी टू शिप इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, ये बेसिकली बहुत सारी ना डील्स आती हैं। डील्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा एक समझ लो एक 3PL का वेयर हाउस है ना। ठीक है, जी अब उसमें मिसाल के तौर पे ना मेरे पास बहुत सारा माल आता है जाता है डेली, मतलब पैक हो रहा है, लेबल्स लग रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है, जा रहा है। अब सीन ये होता है कि उसमें ना बहुत सारा ऐसा भी होता है कि ना मतलब हर हफ्ते ना वेयर हाउस की सफाई होती है। तो उसमें जी क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने टेस्ट इन्वेंट्री ऑर्डर की, ठीक है, अब उस बंदे का दिल नहीं कर रहा कि यार मैं जो है ना इस इन्वेंट्री पे आगे काम करूं। जैसे मिसाल करो तुमने ये जो स्टैफ फ्रेश प्रोडक्ट था ना, इसके तुमने जी 10 जी यूनिट मंगवाए, ठीक है, अभी वो 3PL ही पहुंचे। अब आगे तुम उसका शिपमेंट प्लान बनाते, अमेजोन वेयर हाउस भेजते, लेकिन आपको स्टैफ फ्रेश की जगह पे लेट सपोज करो ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ये वाला आपको जी प्रोडक्ट मिल गया, ये सीजर ना, सीजर प्रोडक्ट मिल गया जी आपको, इस पे ज़्यादा अच्छा जी प्रॉफिट बच रहा है। अब 10 यूनिट हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे $10 के हिसाब से अपने $100 की इन्वेंट्री बनती है। अब जाहिर सी बात है, वो $100 की इन्वेंट्री के पीछे आप इतनी उसको रिमूवल करवाओगे, ये करवाओगे, वो करवाओगे, आप बोलते यार भाड़ में जाए। ठीक है, जी पड़ी हुई है, पड़ी रहने दो, आप आगे बढ़ जाते हो। तो अब बेसिकली उसके पास तो वो कचरा ही है ना, उसके पास तो वो जमा ही हो रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल वो क्या करते हैं, वो इस तरह ना माल माल सही होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो उसका पेपर नहीं होगा, मतलब इनवॉइस नहीं होगी। जी इनवॉइस जाहिर सी बात है जिस बंदे ने खरीदी थी उसी की बात होगी। अच्छा, थ्री बिल्कुल पी एल वाले उसको इंस्पेक्ट भी कर चुके हैं, तो उनकी भी जाहिर सी बात है, उनको भी अपने पैसे चाहिए होते हैं, जो फीसेस वगैरह उनकी होती हैं उनको भी वो चाहिए होती हैं। तो वो क्या करते हैं, अब क्योंकि जब काम जब बड़ी क्वांटिटी में चल रहा होता है ना वेयर हाउस में, जाहिर सी बात है एक बंदे का तो माल नहीं आ रहा, हज़ारों लोगों का माल आ रहा है, और टन मिलियन ऑफ टन्स के अंदर माल आ रहा है। तो उसमें जब कचरा निकालने लगता है ना, तो वो कचरा भी बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, माल सही होगा, बिल्कुल ओके होगा, मतलब रेप्लिका भी नहीं होगा, काउंटरफिट भी नहीं होगा, ओरिजिनल माल होगा, लेकिन बस इनवॉइस नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या जी सीन जी होता है कि अब अगर लेट सपोज करो कि अगर इसकी सोर्सिंग लेट सपोज करो ऑफिशियल चैनल से $20 थी ना, ये आपको $7 में $8 में वो दे देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी फीस क्लियर करनी होती है। कि अगर उनकी अगर फीस लेट सपोज करो इस पे कोई $4-5 की अगर फीस थी, वो $6 में $7 में आपको इन्वेंट्री दे देंगे। आपको इन्वेंट्री मिल गई, आपने अमेजोन पर लिस्ट करके भेज दी। अब अमेजोन आपसे क्योंकि इनवॉइस नहीं मांगता बाज होगा, ठीक है, तो इस चक्कर में जी आप भी खुश हो जाते हो, आप भी बेच लेते हो। तो बहुत सारे लोग जी बेसिकली ये हरकत कर रहे होते हैं कि इनवॉइस वगैरह होती नहीं है, उनकी बस कोशिश ये होती है कि अमेजोन इनवॉइस मांगे उससे पहले हम बेच बाज के निकलें, तो वो रेट कम शम कर कर आके ना फौरन में बेचने वाली करता है। ठीक सही ठीक है, ये असल में जी टॉपिक ही नहीं होते ये सारे के सारे, ये आप लोग जरा मस्ती करने के चक्कर में सवाल कर ले तो अच्छे से अच्छे, तो फिर हमारा भी मूड बन जाता है आपको जवाब देने का ना। ठीक है, लेकिन क्या करो, इससे क्या पता है, इससे पता ये चलता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो है ना वो पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया है ना, तो उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस की है, जब भी क्या नाम है ये सवाल जो है ना आपके दिमाग में आया, वरना नॉर्मली ये इतने डिफिकल्ट सवाल जो है ना लोगों के दिमाग में आते नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा ये इस तरह के सवाल सुन के। सर मेरे कुछ और क्वेश्चन है कर सकता हूँ एक और कर लो, फिर उसके बाद दूसरों को चांस दे दो। ऐसा ठीक हो गया एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की है जैसे ये है इसका ब्रांड नेम है फ्रेश स्टेप सही है। ठीक है और अदर सेलर में जाके देखता हूँ तो वही ब्रांड के नेम से 3-4 सेलर हैं लाइक फ्रेश स्टेप ऑफिशियल स्टेप फ्रेश स्टूडियो और फ्रेश स्टेप एक और नाम है कोई आगे ठीक है हाँ, वो और अगर ऐसा उधर सीन है जस्ट ना, अच्छा ऐसा जब सीन हो ना तो उसमें कंडीशन चेक किया करो। ठीक है, ऐसा ठीक जब है कोई सीन हो ना तो कंडीशन चेक किया करो। उसमें सीन ये होता है, जैसे यहाँ पे देखो न्यू लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है न्यू लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, जी जी यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा होगा न्यू, यूज जी जस्ट लाइक न्यू, और न्यू एक्सेप्टेबल। ठीक है, इस तरह से वो बेसिकली अलग अलग कंडीशन में भेज रहा होता है। ठीक है समझ में आ रही है? तो वो बेसिकली सेलर एक ही होता है, उसने अलग अलग कंडीशंस में लिस्ट किया हुआ होता है। अच्छा 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 मतलब 2-3 लिस्टें की होती हैं वही एक ही प्रोडक्ट की उसने भाई देखो, माल ये वाला मैंने बेचा, कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने बोला कि जी भाई मुझे जो है ये प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे चेंज ऑफ माइंड हो गया, नहीं लिया उसने प्रोडक्ट। अब पैकेजिंग तो डैमेज हो गई ना, मतलब न्यू है लेकिन एक्सेप्टेबल है, तो बेसिकली वो कम रेट में जी लिस्ट करके बेचेगा, जाहिर सी बात है उसको डब्बे में तो नहीं बेचेगा ना, कचरे के डब्बे में। बेसिकली ये सीन जी होता जी है, वो ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बेचेगा। एक बंदे ने खोल लिया, खोलने के बाद उसको पसंद नहीं आ रहा, तो फिर वो जी न्यू एक्सेप्टेबल में जाता है, सही है, यूज एक्सेप्टेबल में जाता है। एक बंदे ने यूज कर लिया लेकिन वो किसी काम का नहीं है, 2 दिन बाद चेंज ऑफ माइंड हो गया। ठीक है, तो इस ठीक तरह से हर प्रोडक्ट की अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक हो गया ठीक है जी। सर लास्ट लास्ट में वो बता दें आप ग्राफ में जूम इन तो जोन
जूम आउट किया था, वो किस तरह किया था आपने? कुछ भी नहीं है, ऐसे यहाँ पे गए, माउस का ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको मार्क किया, मार्क करने के बाद क्लिक छोड़ दोगे, ये जूम इन हो जाएगा। तो जूम आउट करना हो तो, और वो 3 मंथ पे आ जाए हम। यहाँ पे 3 मंथ्स पे कर लो, वरना तो ट्रैक बॉल से भी हो जाता है, ये देखो। डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक से भी हो जाएगा, ये देखो। ठीक है। ठीक है, वरना तो सबसे अच्छा ये है मार्क वाला ना, मैं तो ये यूज करता हूँ। ठीक है, 12 सवाल बड़े अच्छे थे ठीक है। आपके। ठीक है, थैंक यू। और भी हैं लेकिन वो मैं पर्सनली पूछ लूंगा आपसे, अगर टाइम हुआ तो इधर ही पूछ लूंगा। चलो ठीक है, आखिरी में देखते हैं, ठीक है जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये चीज़ बताइए, अभी आप ग्राफ बता रहे थे कि इसमें जो प्राइजेस हैं कि हाई भी हैं, लो भी हैं, और उसमें भी सेल आ रही है, हाई में भी सेल आ रही है और लो में भी सेल आ रही है। तो लो क्यों की गई है प्राइस, और हाई जो है बार बार ये अप्स एंड डाउन क्यों हो रहा है, ये मुझे बताएंगे आप ग्राफ उसका के? रीज़न ये है कि एक तो पहली बात, ये एक फेयर मार्केट है, ठीक है। दूसरी बात ये देखें, हर किसी का ना सोर्सिंग पे चीज़ें डिपेंड करते हैं। एक तो यार आप लोग के सवाल इतना मज़ेदार होता है ना, ठीक है, मुझे भी बताने में बड़ा मज़ा आता है। देखो एक एक मज़ेदार टॉपिक इन्होंने छेड़ दिया, मैं एक बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। देखो, एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं मतलब, देखो एक मतलब एक मैं मुझे समझो, मैं जो है वो एक कंज्यूमर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है। कस्टमर जाके प्रोडक्ट कहाँ से लेता है? रिटेल से लेता है, मतलब आपके इलाके की दुकान आप कह लो, रिटेल से लेता है ना, ठीक है। जी। रिटेल पे स्टिंग की बोतल मिल रही है 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की मिल रही है। सही है। तो उसको कितने की आई हुई होगी पीछे से? 90 रुपए की आई हुई होगी, जाहिर सी बात 10% उसका मार्जिन होगा ना, ठीक जी। है। 10% उसका मार्जिन होगा। उसके पीछे कौन बैठा हुआ है? होलसेलर, ठीक है। अब होलसेलर जो है वो कितने की दे रहा है उसको? 90 रुपए की। तो होलसेलर को कितने की आई हुई होगी पीछे? 80 रुपए की आई हुई होगी, जाहिर सी बात 10 रुपये उसका ही मार्जिन होगा। उससे सही। पीछे कौन बैठा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दी कितने की? 90 रुपए की। तो जाहिर सी बात है उस 80 रुपए की, उसको पीछे से कितने की आई हुई होगी? 50 रुपए 70 रुपए की। की, 70 रुपए की 50 रुपए लगा लो, 70 रुपए की लगा लो, 70 की आई हुई होगी, ठीक है। उसके पीछे बैठा हुआ है ब्रांड, जिसने वो प्रोडक्ट बनाई है। अब उसको घर में ये प्रोडक्ट 50 रुपए की पड़ी है, समझ आ रही सही है? है। ठीक है। सही। अब बेसिकली इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल ना। ब्रांड ने एक चीज 50 रुपए की बनाई, उस 50 रुपए में उसका प्रोडक्ट, इसका प्रॉफिट ऐड है, ठीक है। उसने 50 रुपए की बनाई और उसने 70 रुपए की दिया आगे डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 रुपए रख के आगे दी होलसेलर को, होलसेलर को, होलसेलर ने दी आगे रिटेलर को, रिटेलर को। रिटेलर ने दी कंज्यूमर को, सही। ठीक है। अब सीन ये है कि देखो, कस्टमर को एक चीज चाहिए, वो जाएगा रिटेलर के पास, ठीक है। कस्टमर को एक चीज चाहिए, यानी कि स्टिंग की एक बॉटल चाहिए, वो रिटेलर के पास जाएगा, क्योंकि रिटेलर उसको 100 रुपए से कम में नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसको पीछे से 90 रुपए की आई हुई है, सही। ठीक है। ऐसे ही उसी रिटेलर को, अगर अगर उसी रिटेलर को 100 यूनिट चाहिए हो, तो फिर वो रिटेलर के पास नहीं जाएगा, अब वो जाएगा होलसेलर के पास, सही। ठीक है। तो उसको वही चीज कितने की पड़ी? 80 रुपए की, हम्म। सही है। अब अगर वो उसको घर की यूजेस के लिए चाहिए, उसको बिजनेस करना है, मतलब वो आगे कहीं रीसेल करना चाह रहा है किसी भी जगह पे, जैसे कि उसका बैंक्वेट है, उसको रात में रोजाना 500 बॉटल्स की खपत होती है, तो अगर वो लेना चाह रहा है, वो चले जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जाके वो लेगा, तो उसको कितने की पड़ेगी? 70 रुपए की। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर उसको 100 यूनिट नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भाई मुझसे चाहिए 1000 यूनिट की बात करो, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना देखो रेट कम हो रहा है ना, तो फिर आपका कैपिटल भी साथ साथ बढ़ रहा है, समझ आ रही है? सही। पहले जी जी देखो मैं जी। 100 रुपए की एक बॉटल ले रहा था, मेरी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए थी। फिर जब मैं 10 बॉटल लेने गया, मुझे 90 रुपए की मिली, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट 900 रुपए हो गई, ठीक है। सही। फिर जब मैं 80 रुपए की लेने गया, तो मुझे पीछे से लेने पड़ी, लेट सपोज करो 1000 बॉटल, ठीक है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 8000 रुपए की, सही है। तो मुझे सही। प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरा रिस्क भी बढ़ रहा है, ठीक है। सही। फिर अब जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उसने मुझे दी 70 रुपए की, ठीक है। लेकिन वो मुझसे कहता है कि भाई आप जो है वो 2000 यूनिट या 5000 यूनिट की बात करो। अब जब मैं ब्रांड के पास जाऊंगा, ब्रांड मुझे देगा 50 रुपए की, लेकिन ब्रांड मुझे बोलेगा कि भाई तुम मुझसे डील साइन करो कि भाई 1 साल में तुमने मुझसे 1 लाख बॉटल लेनी है। अब तुम महीने की सही। 10,000 बॉटल उठाओ, या मिसाल के तौर पे पूरा साल गुजार के आखिरी महीने पे इतनी उठा लो मुझसे 1 लाख बॉटल, लेकिन तुमने महीने की मुझे साल की 1 लाख बॉटल की सेल करके देनी है, तब मैं तुम्हें माल दे सकता हूँ और इस रेटों पे दूंगा, ठीक है।
सही है। अब एज अ सेलर जो है, एज अ सेलर, अब आप जो ये कह रही हैं कि भाई लोग प्राइसिंग कम और ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैं आया हूँ मार्केट में $1000 लेके, ठीक है, अब अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस लेट सपोज करो मुझे पीछे से $10 का पड़ रहा है और फीसेस वगैरह लगाने के बाद $16 का मुझे घर में पड़ रहा है, $4 मैंने उस पर 20% ROI रखना है और $20 का मैंने बेचना है। ये मैं तेज तो नहीं बोल रहा, कैलकुलेशन पकड़ पा रही है, समझ में आ नहीं रहा है नहीं, सबको, बिल्कुल 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 समझ में आ रहा ठीक है। है। सही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने $10 की पीछे से सोर्स करी और सोर्स करने के बाद $6 उस पर मेरी पीसेस वगैरह आई, $4 मैंने उस पर जो है वो अपना प्रॉफिट रखा विच इज़ 20% ऑफ द ROI ऑफ द सेम प्रोडक्ट, तो मैंने वो सेल करी तो मुझे 20% ROI मेरी जेब में आ गया, $6 फीसेस चले गए और $10 मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट चली गई, ठीक है। तो ये तो मुझे बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर मैं $1000 की इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ, $10 कॉस्ट है, तो मैं कितने यूनिट सोर्स कर सकता हूँ? 100 यूनिट्स, सही। ठीक है। मेरे पास क्योंकि $1000 का बजट है, मैं 100 यूनिट इस वक्त मैं सोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 100 यूनिट जाके लूंगा होलसेलर से, ठीक है, होलसेलर सही मुझे है। जो है वो $10 का दे रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप आ गई मार्केट में, आप आई मिसाल के तौर पे $10,000 लेके, ठीक है, तो आप होलसेलर के पास क्यों जाएंगी भाई? आप बोलेंगी भाई मेरे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो मैं जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मैं बात करूंगी और डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मैं जो है वो जो प्रोडक्ट तुम $10 में ला रहे हो वासिफ, मैं वही प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से जाके $8 में लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि सही। मैं जो है वो $8,000 इन्वेस्ट कर सकती हूँ। हम्म। समझ आ रही है? तो आपका रिस्क जी जी। ज़्यादा है, आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, सब चीज़ ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन। अब बेसिकली मैं अगर 20% ROI कमा रहा था ना, ठीक है, तो सही। आप ऑलरेडी सिर्फ अपने कैश फ्लो की वजह से, कैपिटल की वजह से आपने ऑलरेडी जो है वो उसमें कितने पैसे बना लिए, ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली 30 to 35% पे चला गया, सही। ठीक है, 30% में प्रॉफिट मार्जिन चला गया। अब एक और कोई मिसाल के तौर पर साहब आता है, वो आके कहते हैं भाई मेरी इन्वेस्टमेंट तो $1,00,000 और मैं तो डायरेक्ट ब्रांड से आके बात करता हूँ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशनशिप की कि भाई मुझे माल दो, सही। ठीक है, वो जाके प्रोडक्ट सोर्स करके ले आते हैं $6 में। अब जाहिर सी बात है, देखो मैं लेकर आया था 100 यूनिट, मैं तो अपनी प्राइसिंग पे रखूंगा, मेरे आराम से रोते धोते बिक जाएंगे, कोई टेंशन की मुझे बात नहीं है, एक महीने में बिकेंगे, मेरे लिए खैर है। लेकिन उसी आपके पास भी तो महीने का ही टाइम है, आपने भी तो महीने में ही माल बेचना है, लेकिन आपने बेचना ज़्यादा, ठीक है। सही है। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ी सी प्राइसिंग को कम कर देते हो, क्योंकि पीछे से आपको भी फ्लो का तो फायदा है ना, कैश फ्लो आपको एक रकम पे बेनिफिट तो है। इसी तरह एक और कोई सही। साहब आता है, वो बेसिकली उससे थोड़ी सी और कम कर देते हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा इतना नहीं होता कि ऐसा नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे $10 की पड़ी है तो अगला बंदा आके जो है वो उसको अगर $3 की भी पड़ी है तो वो आके मिसाल के तौर पे $20 की अगर सेल होनी है तो वो $20 से कोई $12 की या $13 की बेचने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हर बंदा जो है ना, हर बंदा अगर $20 की होगी तो वो 19.5 की बेच रहा होगा या 20 की बेच रहा होगा, मतलब जो प्राइसिंग फ्लक्चुएशन है ना वो $1-1.5 मैक्सिमम $2 के अंदर अंदर ही होती है। क्योंकि आप जितनी यानी भी कि प्राइसिंग कम कर लो, जितनी भी हाँ। प्राइसिंग कम कर लो, बाय बॉक्स खाली प्राइसिंग कम करने से नहीं बनता, बाय बॉक्स इन्वेंट्री से भी आता है। आपके पास स्टॉक कितना है, मेन चीज़ स्टॉक पे डिपेंड करता है, सेलर की रेटिंग पे डिपेंड करता है, उसके अलावा जो है वो आपका प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी फुलफिलमेंट क्राइटेरिया कि आप FBM कर रहे हो या FBA कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। तकरीबन इसके 6-7 फैक्टर्स होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको बाय बॉक्स कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई बंदा अगर ऐसा है कि जो मिसाल के तौर पे कोई गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, जैसे लेट सपोज करें कि प्राइसिंग बहुत कम हो गई कर दी है उसने ना, ठीक है, तो देखें अमेजोन का भी एल्गोरिथम पागल नहीं है, वो भी समझता है सारी चीज़ें। तो ये क्या हरकत करता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अमेजोन पे ना मेरी अपनी मैं लाइफ की आपको हिस्ट्री का एक वो बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। अमेजोन पे प्राइस कम करने से कभी भी सेल नहीं आती हमेशा, बल्कि मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि प्राइस बढ़ाने से सेल आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जब कम यूनिट रह जाता है ना तो हम क्या करते हैं, प्राइसिंग को डबल कर देते हैं। ऐसे करिए $34 की प्राइसिंग है ना, तो मैं इसको डबल करके $68 कर दूंगा, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है 68 में मुझे ऑर्डर ही नहीं आएगा और मेरे पास जो है वो मैं आउट ऑफ स्टॉक नहीं होऊंगा जब तक मेरी इन्वेंट्री बेसिकली दूसरी वाली लाइव हो जाएगी, जो मैंने दूसरी शिपमेंट मंगवाई हुई है, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये करता हूँ, मेरे पास $65 के अंदर भी भाई सेलें गिरी हैं, उस लेवल के साथ नहीं गिरती लेकिन गिरती हैं, ऐसा नहीं है, गिरती हैं, सही है। लेकिन प्राइसिंग कम करने की वजह से हमेशा लॉस हुआ है, मतलब प्राइसिंग मैंने अमेजोन पे ये चीज़ नोट की है कि यार प्राइसिंग कम करने की वजह से लोग जो है ना वो मतलब धोखे में आते हैं कि यार प्राइसिंग कम करने से सेल पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये सारा सीन है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं सही। होता कि सब। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आप जो है वो ये समझ रहे हो कि भाई मैं जाके पीछे वो मेमन सेठिया वाली सोच हो कि भाई पीछे से जाके अपन जाते हैं और जाके जो है ना वो माल
सस्ते में खरीद के ले आते हैं, ठीक है, और उसके बाद बेचेंगे, बेचने के बाद सिर्फ अपना माल बिकेगा, बाकी सबका नहीं बिकेगा। ऐसा नहीं है भाई, कोई चक्करबाजी। अमेजोन ईमानदार है, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मुसलमान नहीं है, लेकिन बाकी ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह ना, ठीक है। जैब बिदौत माशाल्लाह जो है ना, वो सिर्फ कलमा पढ़ ले तो पक्का जन्नती है इंशाल्लाह ना, ठीक है। तो मैं क्लियर सी आपको एक बात बता दूं, अमेजोन का एल्गोरिथम इतना ज़बरदस्त है कि अगर कोई बंदा प्राइसिंग बिल्कुल भी गिरा दे ना, मैं कहता हूँ जीरो प्राइसिंग भी कर दे, अमेजोन बाय बॉक्स ही नहीं देता। अच्छा, अमेजोन की पॉलिसी है कि मैं बाय बॉक्स दूंगा लाजिमी, ठीक है, ये पॉलिसी है। तो फिर वो क्या करता है, आपको ऐसे टाइम पे बाय बॉक्स देता है जिस टाइम पे सेल ही नहीं आती है, जैसे रात में 4 बजे बाय बॉक्स दे देगा। अब आप देखोगे यार मैंने बाय बॉक्स तो विन किया है लेकिन मेरे पास सेल नहीं गिरी, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पे इसका ऑर्डर नहीं होता। जैसे आज भी सी बात है, बहुत सारे टाइम ऐसे होता ना, अब जैसे जिंगर बर्गर है, सुबह 8 बजे कौन खाता है, ठीक है, सही। कोई भी नहीं खाता ना, तो 8 बजे जो है वो आपको दुकान खुलवा देगा, बेचते रहो, कस्टमर ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे है ना, मतलब इस तरह की फिर हरकतें करना शुरू कर देता है, मतलब एल्गोरिथम आपके साथ खेलना शुरू कर देता है। ये चीज़ें तो मैंने बहुत नोट करी हैं। अमेजोन क्या ऑर्गेनिकली सेल बढ़ाता है या फिर हमें कोई पीपीसी की जरूरत भी पड़ती है आगे नहीं नहीं, जाके, क्या ऑर्गेनिक है? सेल्स आती हैं, ऑर्गेनिक सेल्स आती हैं, पीपीसी की कोई नीड नहीं है, ऑर्गेनिक सेल्स आती हैं। और जितने भी ये जैसे आप प्रोडक्ट्स बता रहे थे, जैसे क्या नाम है इसका, पेट फूड्स वगैरह के, तो ये मुझे बताएं कि ये इसकी सोर्स हम कहाँ से करेंगे। देखिए हम लोग तो पाकिस्तान में, ठीक है, अब हमें अगर ये अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से बेचना ना, है, सोर्सिंग के हवाले से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी 2 क्लासेस हैं वो सोर्सिंग के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो वो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं उसमें आप लोगों को मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, जी ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ की सही है। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, की पॉइंट्स आपने जो बताएं वो बिल्कुल सही है। आप मुझे, अच्छा ये लास्ट मेरा ये सवाल है कि ये जो आप डिस्क्रिप्शंस वगैरह बनाते हैं, टाइटल वगैरह बनाते हैं, इसकी भी अलग क्लास होगी या फिर कोई मतलब इसका कोई अलग फॉर्मूला है? नहीं, अपना टाइटल टाइटल बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये बेसिकली प्राइवेट लेवल में होता है, ठीक है। होलसेल में तो आप डायरेक्ट मीटू लिस्टिंग करते हैं और ये वैसे भी मैं अब आपको जैसे लिस्टिंग करके दिखाऊंगा ना, तो उसमें मीटू लिस्टिंग होती है, आपको टाइटल वगैरह ये चीज़ें नहीं बनानी होती। जैसे कीवर्ड रिसर्च वगैरह का होता है, जैसे ये आपने आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है, रिसर्च के बारे में ये बताया। आपके लिए नहीं है, ये प्राइवेट लेवल में सही। होता है, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट लेवल सीखना हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। बात ये है कि वो प्राइवेट लेवल में होती हैं वो सारी चीज़ें, और वो इस तरीके से होता भी नहीं है कोर्स प्राइवेट लेवल में। एक बात मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट लेवल इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इतना पैसा छपता है ना प्राइवेट लेवल में कि आपकी सोच है। मैंने बेसिकली समझ लें कि पिछले 3 साल पहले मैंने प्राइवेट लेवल पे काम करना शुरू किया है। जितना हैवी क्लाइंट प्राइवेट लेवल का होता है ना, क्योंकि पता है सबसे एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, प्राइवेट लेवल का सीन ये है, 1.5 1 साल तक सिर्फ आपको सैलरी मिलती है, आपसे कोई काम मांगा ही नहीं आता। मतलब सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ है ना, वो ये है कि 1 साल तक तो सेल ही नहीं आती कोई ना, और जो क्लाइंट है वो सिर्फ आप पे पैसा लगा रहा होता है। उसका उसका रीजन ये होता है ना, क्योंकि अभी आप अवेयरनेस हाँ के, बिल्कुल अब ऐसा लोगों ही को है, नहीं पता होता कि न्यू एक ब्रांड लॉन्च हुआ है, तो वो बिल्कुल अवेयरनेस ऐसे ही, एक उसकी कैंपेन परफॉर्मेंस क्या चलती है। जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी हाँ, परफॉर्मेंस क्या तो जाएगी उसकी ये। ऑडियंस को कैसे कैप्चर करेंगे, लोगों को अवेयरनेस किस लेकिन एक तरीके से बात देंगे। है, ब्रांड बिल्डिंग जो माइंडसेट है ना, वो हर बंदे का नहीं होता, इसीलिए हम प्राइवेट लेवल हर बंदे को सिखाते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर हम्म। बंदे का दिमाग भी इस काबिल नहीं है कि वो प्राइवेट लेवल कर सके, ठीक है। प्राइवेट लेवल मैं वैसे भी एक बात बताऊँ, मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ। हाँ, कोई अगर कहे ना मुझे कि मुझे प्राइवेट लेवल सीखना है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर मैं पहले इंटरव्यू करता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, भाई इस बंदे के अंदर दम है, कर लेगा, कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर समझ में आता है तो फिर मैं अपने पास ऑन बोर्ड करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट लेवल में भाई नहीं, बहुत जान लगती है। उसके लिए फंडिंग भी चाहिए होती है, सिर्फ एक सिर्फ नहीं नहीं, फंडिंग क्या चाहिए, दिमाग फंडिंग तो नहीं सारी जान। क्लाइंट लगाएगा ना, फंडिंग तो सारी क्लाइंट लगाता है। हमारे पास 11 इस वक्त कॉर्पोरेट के अकाउंट्स हैं अलहमदुलिल्लाह, जिसमें हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह ना, ठीक है। अमेजोन पे ही कर रहे हैं? अमेजोन पे ही, खाली अमेजोन पे नहीं अच्छा। है, ठीक है। मतलब जब आप एक प्राइवेट लेवल करते हो ना, तो फिर वो खाली अमेजोन पे नहीं होता, उस ब्रांड को आपने जो है वो कॉमर्स पे भी करना होता है, अपनी वेबसाइट भी बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें, एडसी वगैरह, उसके अलावा ईबे, वॉलमार्ट पर सब जगह ही आप लॉन्च करते हो ना। अच्छा, जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुजा बोलें। जी, सर ये पूछ रहा था, अगर मैं जैसे आपने बताया था कि यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ होगा, तो आपने जब सेकंड क्लास आपने बताया अमेजोन लिखा होगा, आपने उसको ओपन नहीं करना। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर अमेजोन लिखा हुआ था, उसको छोड़ के आ गए। अब उसके अंदर भी दोबारा से करना होगा कि अमेजोन की उन्हीं प्रोडक्ट्स को जाके खोलना होगा। बिल्कुल आप उसके बाद जाएं, बिल्कुल आप जाएं, बिल्कुल जाके आप खोलें, देखें, लाजमी सी बात है, आप लोग इस वक्त प्रैक्टिस स्टेज में हैं, ठीक है। ये एक टाइम के पास जाके तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट में तो बेसिकली आपको भी 10 जगहों से चीज़ें पता चल रही हैं,
तो आपने बार बार चीज़ों को जो है ना वो चेक करना ठीक है। जैसे आपने अमेजोन खोलेंगे हमें उसके ऊपर लास्ट 3 मंथ की सेल देखनी है, अगर अमेजोन नहीं हाँ, कर रहा लास्ट हुआ 3 तो मंथ उसको में हम अगर लोग कंसिडर अमेजोन कर नहीं है सकते हैं। तो नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। देखो ये जो क्राइटेरिया जो डिज़ाइन सही किया है है। ना, ये मैंने अपना खुद का किया है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ। तो इसकी एक एक चीज़ टेस्टेड है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह ना। ठीक है। चलो सही है। ठीक सही है जो थैंक ऊपर जैसे वॉलमार्ट और ईबे है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, जैसे यहाँ से ईबे पे कितने की मिल भाई रही है यहाँ पे वॉलमार्ट पे आके उसको आपका लगा अकाउंट ही नहीं देंगे। बनेगा। ठीक है, वॉलमार्ट पे आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा। ये पे बहुत छोटी सी मार्केट है, लिस्टिंग करके छोड़ देते हैं, कोई ध्यान व्यान नहीं होता उसका। वॉलमार्ट पे के लिए जो है वो अमेजोन यूएस नेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा सर वॉलमार्ट पे दूसरा सिर्फ उनका अकाउंट बनता है जिनका यूएस नेटिव होता है। अच्छा दूसरा की पूछने की बात कि इसके ऊपर जो हमारा अमेजोन का अकाउंट बनेगा, सेलर अकाउंट, उसके लिए हमारा सेम अकाउंट नंबर सेम उसे होना चाहिए, एड्रेस भी सब सेम होना चाहिए, नहीं नहीं जैसे ऐसा ईबे तो ईबे ईबे का क्राइटेरिया है। नहीं नहीं, सेम तो खैर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अलग से उस पर भी आप कर सकते हैं। बस अमेजोन पे अगर पहले से अगर उस पर अगर वो दिया हुआ है ना सिस्टम में, तो फिर नहीं बनेगा। मतलब पहले अगर किसी ने बनाया था ना तो फिर नहीं बनेगा। समझ आ गई। अक्सर लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि पहले अपना अकाउंट एक अपने घर के एड्रेस पे बना लेते हैं, बाद में अपनी बेगम का अकाउंट उसी एड्रेस पे बना रहे होते हैं, तो फिर वो ये जहन में रखेगा, फिर वो उसमें कैंसिलेशन में जा सकता है बेसिकली वो सिस्टम में, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी डीएक्टिवेट है एक एड्रेस के ऊपर, तो इसलिए फिर वो मसला बन सकता है। फिर या तो अपने किसी कज़न के नाम घर के नाम पे करवा लें, किसी और के नाम घर के नाम पे करवा लें, या ऑफिस के नाम पे करवा लें, कुछ और कर लें। ठीक है। अच्छा जी दिनेश साहब, माइक ओपन करें दिनेश साहब अपना। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्लाह का शुक्र शुक्र। हाँ सुनाओ राजा। हाँ सर, सवाल तो 2-3 थे, पर जो है मैडम ने वो बात की, बायबॉक्स की बात की थी और जो है ब्रांड की बात की थी ना, आपका तो सवाल मैडम सवाल ने कर लिया। हाँ वो कर लिया, मैंने कहा वो मैं डाउट क्लियर हो गया चलें बायबॉक्स शुक्रिया का। मैडम। हाँ और जो है अच्छा एक बात ही कि हम अमेजोन को जो ले सकते हैं, मतलब हम इसको लगाने यार पूरा करियर हम इसको अगर बना लें इसको अमेजोन को, ऐसा हो सकता है मतलब नहीं ना, अपनी। क्यों ले रहे हो भाई? अमेजोन अगर मिसाल लास्ट 3 मंथ में बैठा हुआ है तो नहीं जाना उस प्रोडक्ट पे। हम्म। ठीक है, पहली बात ये हाँ अमेजोन इन्वेंट्री इतनी लेकर आया होता, फिर उसने अपनी कोई प्रॉफिट रखना नहीं होता, तो मैं सेल ही नहीं उठाने देगा वो। ठीक है। ठीक नहीं है ना। अगर वो हाँ हाँ अच्छा पीपीसी जो लोग बता रहे हैं, पीपीसी की तरफ से अगर कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं मार्केट से जिसकी सेल डाउन है, पीपीसी के बावजूद भी उसकी सेल आएगी? हाँ बिल्कुल, पीपीसी चलानी नहीं है, आपका काम ही नहीं है पीपीसी चलाना भाई। ऑर्गेनिक सेल्स आ रही होती है। पीपीसी तो बिल्कुल। प्राइवेट लेवल वाले चलाते हैं, आपके काम की नहीं है पीपीसी। आप होलसेल तो कर रहे हो भाई। जी जी। तो अभी दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाते हो, शान का मसाला अपने नाम से बिकता है ना, स्टिंग का स्टिंग की बोतल अपने नाम से बिकती है ना। ठीक है। लेकिन वो जो रमजानों में नई नई काली पीली बोतलें नजर आती हैं, रेड अनार और फलाना फलाना, वो अपने नाम से थोड़ी बिकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको हाँ। चलाने के लिए आपको पीपीसी रन करना पड़ेगा ना। तो ये अगर पीएल जो अगर करना चाहिए हमें, तो उसके लिए फंडिंग उतनी कितनी चाहिए अमाउंट अगर मैं भाई चाहूँ तो? अपना कर रहे हो तो फंडिंग चाहिए, अपना कोई भी काम अगर नहीं कर रहा ना तो 1 रुपए की फंडिंग ही चाहिए। समझ आ गई। क्योंकि रेफरेंस तो मुझे सर्विसेज दोस्त ने देने में कोई फंडिंग नहीं चाहिए होती, सर्विसेज में कोई फंडिंग नहीं चाहिए होती किसी भी किस्म की। हाँ अगर प्रोडक्ट वगैरह सर्च करनी है तो इसके लिए तो फंडिंग चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट हमें अच्छी मिल गई है तो उसके लिए तो फंडिंग। फंडिंग आपको क्यों चाहिए? एक मिसाल है, मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैंने जो है वो सारी फंडिंग मैं लगाऊंगा, सारी दे मैं करूंगा, ठीक है, मैं हाँ सारी दे बिल्कुल। करूंगा। हाँ बिल्कुल। आपको क्या जरूरत है? आप प्रोडक्ट रखो सामने, क्योंकि रिसर्च रखो, सारी दे रखो। मेरा चाचू की जो है ना, वो उसको शौक है कि मैं पीएल करूं तो उसके अच्छा रेफर में मैंने माशाल्लाह। आपको दिया था। हाँ तो वो चाहते हैं कि यार मैं पीएल करने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं पीएल करूं, तो मैंने आपका नंबर दिया उसको, भाई को। बस हेलो। ठीक है। हाँ आवाज़ आ रही है आपकी भाई मुझे। ठीक है, मसला नहीं है, वो कांटेक्ट करेंगे, मैं देख लूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। वैसे आप में से कुछ चलिए लोगों सर ने मुझे बेहतर। ऑलरेडी कांटेक्ट किया है प्राइवेट लेवल के लिए ना। ठीक है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हाँ मैंने मना कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था। मैंने कहा होलसेल करें आपके लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर क्योंकि प्राइवेट लेवल का दिमाग चाहिए होता है, अगर वो है तो फिर हो जाएगा ना, क्योंकि आप वेट कर सकते हो तो फिर हो सकता है वो ना। खैर वो
मीटिंग होती है तो पता चल जाता है।